देख के सर जी सामने अजय शारदा जी से विकास राठी जी, सबसे ज्यादा चौके यशपाल जी, कपिल जी, एम्बियंस ले रहे हैं। श्री चरणजीत सिंह जी, एसपीएस सोंधी जी, सर लोग श्री गुरमुख सिंह जी, श्री उदयपाल सिंह जी, श्री जसवीर सिंह जी, श्री जसविंदर सिंह जी, दीपक यादव जी, केतन बंसल जी, श्री मनोज मीना जी, श्री कुलदीप चहल जी, श्री ओमवीर सिंह, मैं रिक्वेस्ट करूंगा नलिन चारे सर और कायदा नगर कोटी जी को, श्री प्रवीण रंजन सर को अरेंजमेंट को। पोस्ट जो हमें स्पेस देती है कि हम मिलें आपस में, दूरियां कम हो, तो उसी स्टेप को आगे बढ़ाते हुए क्रिकेट मैच कराया गया। एक स्पोर्ट्स इनिशिएटिव है और आगे फ्यूचर में भी हम उम्मीद करेंगे कि इस तरह के स्पोर्ट्स इनिशिएटिव होते रहें। थैंक यू वेरी मच सर। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रेस क्लब के सेक्रेटरी जनरल राजेंद्र नगर कोटी जी से कि वो मीट द प्रेस का जो कार्रवाई है उसका
First of all, I just want to thank Chandigarh Police who cooperated with the Chandigarh Press Club and we jointly organized a wonderful cricket match, and now we are hosting a Meet the Press program of the Chandigarh Police senior officials. I just want to welcome DGP Praveen Ranjan, DIG Omveer Bishnoi, SSP Kuldeep Chahal, SP City Ketan Bansal, SP Headquarters Manoj Meena, and all the senior police officials and cricket players who all are present here. Thank you on behalf of the Chandigarh Press Club. सर, जो हमारा मीट द प्रेस का प्रोग्राम है, तो चंडीगढ़ में जो प्रेस क्लब है उसकी एक अपनी छवि है पूरे नॉट ओनली द चंडीगढ़ लेवल बट एट द नेशनल इंटरनेशनल लेवल। यानी जैल सिंह जी जब होम मिनिस्टर थे तब भी उन्होंने यहाँ पे मीट द प्रेस ऑर्गेनाइज करी चंडीगढ़ प्रेस क्लब ने। इवन जब यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह बीजेपी के प्रेसिडेंट बने तो उनकी जो फर्स्ट मीट द प्रेस आउटसाइड दिल्ली थी वो चंडीगढ़ में ही होस्ट की गई थी। इवन पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और भी जो जितनी नेबरिंग स्टेट्स हैं उनके सीएम्स एंड अदर सीनियर जो मिनिस्टर्स हैं उनकी रेगुलरली हम यहाँ पे मीट द प्रेस प्रोग्राम कंडक्ट करते रहते हैं सो दैट आवर मेंबर्स कैन हैव फेस टू फेस वन टू वन इंटरेक्शन। उनके जो सवाल हैं उनके जवाब हम सरकार से लें और सरकार अगर अपनी कोई बात रखना चाहती है या कोई सरकारी डिपार्टमेंट पुलिस को रख सके। तो एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से वेलकम है पूरे क्लब के बिहाफ पे। थैंक यू ऑल। थैंक यू। मैं सबसे पहले नलिन जी को कहूँगा कि डीजीपी प्रवीण रंजन जी का वेलकम करें एक बुके के साथ और मोमेंटो के साथ। मोमेंटो देकर भी सबका सम्मान किया है। मैं फिर सौरभ पुत्र जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि डीआईजी ओमवीर बिश्नोई जी को वो वेलकम करें प्लीज। अब आईजी हो गए। आईजी हो गए, सॉरी माय अपॉलॉजीज। कोई बात नहीं। हमारे गवर्निंग काउंसिल मेंबर बंसाराम रावत जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एसएसपी कुलदीप चहल का वेलकम करें। मनोज मीना से। दुष्यंत पुंडीर जी अगर हो यहाँ पे तो हमारे गवर्निंग काउंसिल मेंबर दुष्यंत पुंडीर जी एसपी हेडक्वार्टर मनोज मीना का वेलकम करें। मैं हमारे प्रेसिडेंट नलिन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे की कार्रवाई शुरू करें। थैंक यू जी। आज के इस मीट द प्रेस में हमारे मेहमान चंडीगढ़ पुलिस के डीजीपी प्रवीण रंजन जी, चंडीगढ़ में प्रमोटेड हुए आईजी श्री ओमवीर बिश्नोई जी, चंडीगढ़ के एसएसपी कुलदीप चहल जी, एसपी हेडक्वार्टर मीना जी और बाकी ऑफिसर साहबान जो हमारे साथ बैठे हैं, हम उनका प्रेस क्लब की तरफ से तहे दिल से स्वागत करते हैं। ये हमारा पुलिस मीडिया द्वार, मीट द प्रेस ना कह के इसको पुलिस जो है हमारे दरबार में आई है, तो अब हम इनके दरबार में मैच खेल के आए हैं और ये आज हमारे पास हैं, तो आप जो इनसे पूछेंगे आपकी जो बॉलिंग है कैसे डिफेंस करते हैं हम देखते हैं। इससे पहले हमारा मैच मैदान में तय हो चुका है।
सर मैं आपको बताना चाहता हूँ क्लब के बारे में। ये क्लब हमारा इमरजेंसी की देन है। इमरजेंसी जब लगी तो हमारे पत्रकारों के पास बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी। हमारे सीनियर्स बैठे हैं, इन्होंने प्लान किया, लेक के ऊपर बैठ के प्लान किया कि ऐसी संस्था होनी चाहिए, ऐसा बनाना चाहिए। प्रयास शुरू हुए, धीरे धीरे करके छोटी सी जगह मिली, धीरे धीरे करके आज ये बहुत बड़ा क्लब बन चुका है। तकरीबन 750 के करीब हमारे रेगुलर मेंबर हैं, 200 के करीब हमारे कैंडिडेट मेंबर हैं और अखबारों में जैसे एसोसिएट लोग हैं, सर्कुलेशन वाले, एडवर्टाइजमेंट वाले, वो हमारे एसोसिएट मेंबर्स हैं। हमारी टोटल जो स्ट्रेंथ है मेरा 1200 के करीब हमारा ये परिवार है। इनकी फैमिली के लिए पूरी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए अब डीजी सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपनी पुलिस की वर्किंग के बारे में आपको जानकारी दें। उसके बाद क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू करेंगे। मेरे को से रिक्वेस्ट है कि पर्चियाँ मंगवा लें जिन्होंने क्वेश्चन पूछने, जिससे कोई दिक्कत ना हो। धन्यवाद। आप अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम और अपना नाम स्लिप में लिखकर दे दीजिए। टर्न बाय टर्न आई विल इनवाइट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू सो दैट यू कैन आस्क दीस क्वेश्चंस। मेरा रिक्वेस्ट है कि मतलब टर्न हिसाब से ही अपने क्वेश्चन। थैंक यू। डीजीपी सर। प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट नरेंद्र जी, हमारे सेक्रेटरी जनरल राजेंद्र नगर कोटी जी, तमाम प्रेस से उपस्थित जितने भी यहाँ पे आज हमारे साथीगण हैं, सीनियर पत्रकार, एडिटर्स, मेरे पुलिस के सहयोगी श्री ओमवीर सिंह जी, श्री कुलदीप चहल जी, श्री मनोज मीना जी और चंडीगढ़ पुलिस की जो टीम आपकी बाईं तरफ, मेरी बाईं तरफ जो बैठी है, मैं अगर कहूँ कि आज हम लोग इस तरह से आपके सामने आए तो आपको उसका बैकग्राउंड पता ही है कि हमने आज एक क्रिकेट मैच खेला प्रेस के साथ जो टाई हुआ। मुझे लग रहा था कि वो मैच हमारे लिए बड़ा आसान होगा, लेकिन प्रेस ने ऐसा होने नहीं दिया। सब कह रहे थे कि आज तक कभी प्रेस जीती ही नहीं है, सब आप आराम से जीत के चले जाएंगे। तो वो टर्फ हमारा कंफर्टेबल था, हमारे ग्राउंड पे था, हमारे अपने पुलिस कॉम्प्लेक्स में था, तो मुझे बड़ा आसान लग रहा था। अब जो मैच शुरू हो रहा है, ये मैच मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि इसमें तो प्रेस की जीत होनी है। लेकिन आज की जीत आपको मैं पहले ही मुबारकबाद दे देता हूँ। और मैं सबसे पहले नलिन जी का और राजेंद्र जी का इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी भी हूँ कि आपने इस बहुत ही ऐतिहासिक जगह पे हमारी पुलिस टीम को बुलाया, हमें आपने इतना सम्मान दिया। पता नहीं हमें सम्मान के लायक है या नहीं है, लेकिन यहाँ बैठ करके एक वो फीलिंग, जैसा आपने बताया कि ऐतिहासिक बिल्डिंग है, इमरजेंसी की देन है, और मेरे ख्याल से शायद इंडिया का ये अनोखा प्रेस क्लब है जहाँ पे मुझे बताया गया कि जो क्लब में होती हैं वो सारी अवेलेबल हैं और यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग पहले भी आकर के इस प्रेस को एड्रेस कर चुके हैं। मैंने जैसा आज इनसे बात कर रहा था कि जब मैं आया था तो हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी का एक प्रेस संवाद यहाँ पे कंडक्ट हुआ था। उस समय मैं नया था जब फार्मर्स रजिस्ट्रेशन वगैरह आए थे और उन दौरान हम लोग बहुत बिजी थे फार्मर्स रजिस्ट्रेशन में। तो कैसे हमें उस रात दिल्ली से वापस बुलाया गया था कि आज थोड़ा ध्यान रखना है कि कोई फार्मर्स एजिटेशन के तहत कोई गड़बड़ी ना हो। तो पुलिस का तो काम ये है जो हमें बड़ा फिर भी आसान लगता है, लेकिन अब जो मैं आपसे कर रहा हूँ ये थोड़ा हमारे लिए डिफ़िकल्ट काम है क्योंकि ये हमारा नेचुरल काम नहीं है। लेकिन अच्छा लगा आज एक तो मैच खेल के और सभी साथियों के साथ एक बड़ा अच्छा समय सुबह निकाला हमने। मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए दो चार बातें आपके सामने चंडीगढ़ पुलिस के बारे में बताना चाहूँगा। जैसा आपको पता है चंडीगढ़ पुलिस बहुत ज़्यादा पुरानी पुलिस फोर्स नहीं है। आज़ादी के बाद जब चंडीगढ़ बना और यूटी बना तो इसको एक अपना पुलिस फोर्स मिला। तो हमारा उतने ही सालों का इतिहास है, लेकिन
इसका बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है चंडीगढ़ पुलिस का। विशेषकर मुझे जैसा बताते हैं लोग, मैं नया नया सर्विस में आया था 93 में, उन दिनों पंजाब टेररिज्म का टाइम था और हम लोग की ट्रेनिंग फिल्लौर में हुई थी। तो मैं भी फिल्लौर का प्रोडक्ट हूँ, फिल्लौर पंजाब का। बल्कि मेरे साथ ओमवीर सिंह जी बैठे हैं, ये भी उस ज़माने में हम लोग दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग हमारी फिल्लौर में हुआ करती थी। तो हमने सबसे पहला हमारा एक्सपोजर पंजाब का अपनी ट्रेनिंग में हुआ और उस समय बड़े डिफ़िकल्ट डेज पंजाब पुलिस के थे। तो मैं जब ट्रेनिंग कर रहा था तो मुझे एक वाकया याद आता है, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि हम लोग चंडीगढ़ आए, ग्रुप ऑफ IPS ऑफिसर्स भारत दर्शन में। उस समय यहाँ पे IG साहब होते थे, मिस्टर YS डडवाल साहब यहाँ IG थे और उन दौरान सरदार बेन सिंह जी पंजाब के मुख्यमंत्री थे। उस विज़िट में हम बड़े फॉर्चुनेट थे, हमें सरदार बेन सिंह जी से और KPS गिल साहब DGP थे, उनसे मिलने का मौका मिला। उन्होंने हम लोगों को होस्ट किया था यहाँ। तो जब मेरी पोस्टिंग 8 महीने पहले चंडीगढ़ हुई तो मेरे एकदम से ध्यान में ना वो पुरानी बातें जैसे आती हैं कि मैं एक बार आया यहाँ पे और इन्हीं चंडीगढ़ के अलग अलग जगहों पे कई अफसरानों को मिला। पंजाब के पुराने अफसरान जितने थे उनसे मिला। हरियाणा के उस समय DGP साहब होते थे अपने लक्ष्मण दास जी, उन्होंने उसी दिन पहला दिन उनका चार्ज लिया था। पहला दिन था उनका जिस दिन हम लोग आए थे और पुराने DGP साहब अपना चार्ज दे करके जा रहे थे। तो उसके बाद से अब तक काफ़ी समय हो गया है, 29 साल हो गए। मैं भी 29 साल से सर्विस में हूँ, मेरा भी अब अगले साल 30वां साल हो जाएगा। लेकिन काफ़ी लंबा दौर हम लोगों ने देखा है। तो चंडीगढ़ पुलिस उसके बाद जो सबसे बड़ी चैलेंज उसने उस समय फेस की थी वो सरदार बेन सिंह जी का जब असैसिनेशन हुआ और जो यहाँ पे बम ब्लास्ट हुए, और उसको चंडीगढ़ पुलिस ने बहुत अच्छे से सॉल्व किया था। वो आज भी इसके इतिहास का एक बड़ा गौरवशाली पन्ना है। और वहाँ से लेके अब तक चंडीगढ़ पुलिस, जैसा आप सबको मालूम है, आज लगभग 7,000 के आसपास हमारी सैंक्शन स्ट्रेंथ है चंडीगढ़ पुलिस की। 17 थाने हैं जिसमें 16 टेरिटोरियल हैं, एक विमेन पुलिस स्टेशन है, एक हमारी IRVN की बटालियन भी है। तो कुल मिला जुला के काफ़ी विस्तार भी हुआ चंडीगढ़ पुलिस का। आज हमारे चंडीगढ़ में 5 सब डिवीज़न हैं। मेरे आने के बाद 2 ऐड हुए, पहले 3 हुआ करते थे, हमने 2 और बढ़ाए। और इन दिनों में काफ़ी चैलेंजेस भी रहे। जब मैं आया था तो उस समय फार्मर्स रजिस्ट्रेशन काफ़ी ज़ोरों शोरों पे था। दिल्ली में भी वो लाल किले की घटना हुई, उसके तुरंत बाद मैं आया था यहाँ पे। तो उस फार्मर रजिस्ट्रेशन के बैकग्राउंड से भी मैं काफ़ी परिचित था। तो मुझे यही बता के भेजा गया कि आपको वहाँ जाना है। तो सबसे बड़ी चैलेंज अभी आपके सामने ये रहेगी, चुनौती रहेगी कि चंडीगढ़ की लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना है। कोई भी किसी तरह की कोई ऐसी घटना ना हो। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज 8 महीने बाद आपके सामने बैठ करके रूबरू होकर के ये कहने में कि इस बीच में काफ़ी कुछ चीज़ें हुई, फिर सरकार ने वो बिल्स विड्रॉ कर लिए और अब स्थिति मुझे लगता है कि लगभग सामान्य उस फ्रंट पे हो गई। तो और ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं हुई पिछले 8 महीनों में। तो ये पूरा क्रेडिट, पूरा श्रेय हमारी इस टीम को जाता है जो आपके सामने बैठी है। इन लोगों ने बहुत मेहनत से काम किया है और दिन रात काम किया है। मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि जब से मैं आया हूँ, कई लोग मुझे कहते हैं कि साहब चंडीगढ़ में इतना बिजी किसी को देखा नहीं। मैंने कहा चंडीगढ़ इतना बिजी कभी रखा भी नहीं। तो आज चंडीगढ़ बिजी है तो इसलिए पुलिस भी बिजी है, थोड़ी ज़्यादा बिजी रही। फिर सरकारें बदल गई, यहाँ पंजाब में नया शासन आ गया, हमारे MCD के चुनाव आ गए, वो भी बहुत ही अच्छे ढंग से निकले। और जैसा आप सबों ने देखा, एक सिंगल घटना, बल्कि मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा, ये एक उपलब्धि है चंडीगढ़ की। मैं लोगों को इसके लिए विशेष तौर पे मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जिस तरह से MCD चुनाव फार्मर रजिस्ट्रेशन के बैकग्राउंड में हुए, बहुत लोगों को एप्रीहेंशन था कि चंडीगढ़ में भी कुछ हो सकता है। कई सारे गुट ऐसे थे जो यहाँ के गाँव में और इसमें काफ़ी एक्टिव थे। जब भी कोई जाता था तो प्रोटेस्ट होते थे, एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ काफ़ी विद्रोह था। लेकिन हमारे लोगों की मेहनत और कुछ ऊपर वाले की मेहरबानी, वो समय भी हमने अच्छे से निकाला और चुनाव यहाँ बगैर किसी घटना के पूरे दिन आप सबों ने कवर किया उसको, आपको अच्छे से पता है। एक सिंगल ऐसी कोई घटना नहीं हुई पूरे चुनाव में, MCD चुनाव जो इनके काउंसिल के चुनाव थे उसमें, MC चुनाव में
जिसमें कि कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिसको कि हम कह सकते हैं कि जो हमारे लिए चिंता का विषय हो। ये भी पूरा श्रेय मैं अपनी टीम को विशेष तौर पे इसलिए आभारी हूँ कि आपने हर वैसी चुनौतियों में आप पुलिस के साथ रहे, तो मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ, बहुत आभारी हूँ। और आपने हमारे दृष्टिकोण को समझा, आपने उसी तरीके से चीज़ों को बताया और बहुत चीज़ें बड़े सहज रूप से निकल गई, मुझे पता ही नहीं चला। बल्कि मैं अगर आज कहूँ कि मेरे 8 महीने कैसे निकल गए, इस महीने की 18 तारीख को मेरे पूरे 8 महीने हो जाएंगे चंडीगढ़ में, तो मुझे समझ ही नहीं आया कि 8 महीने निकले कैसे। और ये ऐसे नहीं निकलते हैं जब तक कि लोगों का सहयोग ना हो, जनता का सहयोग ना हो, आपका सहयोग ना हो। प्रेस जो कि समाज की इतनी बड़ी बैकबोन है, जो समाज को चेतना देती है, आप लोगों ने जिस तरीके से चीज़ों को रखा है उसके लिए खासकर मैं चंडीगढ़ की प्रेस की बात कर रहा हूँ। आप लोग बहुत ही न्यूट्रल, बहुत ही इम्पार्शियल प्रेस है यहाँ की, और इस बात का मैं बहुत विशेष तौर पे आपका आभारी हूँ, बहुत आभारी। इसके बाद हमारी नई चुनौती, जैसे आपने देखा पंजाब के चुनाव थे और चंडीगढ़ से सारी एक्टिविटी कंट्रोल होती नहीं, वो भी भगवान की दया से, आप लोगों के सहयोग से बहुत अच्छा समय निकल गया। तो ये 8 महीनों का जो दौर रहा बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा है, पॉलिटिकली भी, सोशली भी, कल्चरली भी, और इसी बीच में कोविड का भी दौर रहा है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये दौर जो सेकेंड वेव आई कोविड की, जिसमें बड़ा चिंता हुई लोगों को कि फिर से दोबारा से कोविड लौट आया। पहले दौर में मैं भी एक इफेक्टेड पर्सन हूँ। जब इसके पिछला दौर आया था तो मैं भी 1 महीने तक करीब मुझे भी अपने ड्यूटी से ऑफ लेना पड़ा था कोविड की वजह से। और जब मैं यहाँ आया तो फिर वो सेकेंड वेव, वो थर्ड वेव लौट के आ गई। तो जब आई तो बड़ी चिंता का विषय रहा, सबके लिए बहुत चिंता का विषय रहा कि इसमें भी पुलिस को फिर से चैलेंज एक सामने आई। लेकिन उसमें भी हमारी चंडीगढ़ पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत सराहनीय काम किया। आप लोगों को, मतलब ये आपके दृष्टिकोण से मैं बता रहा हूँ, जो काम चंडीगढ़ पुलिस ने पिछले कई दिनों में, जो चुनौतियाँ, पहले कोविड, सेकेंड कोविड, थर्ड कोविड, जो चुनौतियाँ देखी हैं, हमारे लोग इन्फेक्ट हुए, हमारे लोगों की जानें भी गई हैं, ये भी आप लोगों ने रिपोर्ट किया है। हमारे कुछ लोग, हमारे कुछ साथी उसमें चले गए कोविड में, और कुछ साथी ऐसे थे जो बहुत ही बुरी तरह से अफेक्टेड हुए। हमारे आईजी साहब, हमारे एसएसपी साहब, आपके बगल में एसपी हेडक्वार्टर मीना साहब, ये सब पिछले कोविड के शिकार रहे हैं। उसके बावजूद भी आपको कभी पता नहीं चला होगा कि सड़कों पे पुलिस का कोई काम नहीं हो रहा है। ये हमारे लीडरशिप की एक कामयाबी है। ये हमारे जो साथ में जो लेफ्ट हैंड, राइट हैंड जो बैठे हैं, ये लोग, इन लोगों ने किसी को महसूस नहीं होने दिया, अपनी अनुपस्थिति को भी किसी को पता नहीं चलने दिया, और घर से बैठे काम किया है। अभी एसपी ट्रैफिक आज नहीं है, छुट्टी पे हैं वो, लेकिन उन्होंने पूरा ट्रैफिक जो है घर से बैठ के चलाया, वो भी कोविड से अफेक्टेड हुए। तो इतने सारे कोविड के अफेक्टेड ऑफिसर्स, लेकिन किसी को पता नहीं चलने दिया, और खास करके विशेष तौर पे मुझे नहीं पता चलने दिया। नहीं तो मैं ही इनमें से अकेला हूँ जो पिछले कोविड से बच के आ गया, तो इस बार बचा रहा, नहीं तो और कोई इसमें बचा नहीं रहा। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती रही। अब जहाँ तक चंडीगढ़ पुलिस के डेवलपमेंट का सवाल है, मैं उसके बारे में 2-4 शब्द बस कहना चाहूँगा आपसे। पिछले कुछ दिनों में हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि चंडीगढ़ पुलिस का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो आने वाले समय के हिसाब अनुरूप हो। हमने अपनी सारी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए, हमारी 2 बहुत बड़ी कंसर्न है, जो प्रायोरिटीज़ हैं चंडीगढ़ पुलिस की। नंबर 1, हमारी वर्किंग में ट्रांसपेरेंसी आए। नंबर 2, हम ज़्यादा रिस्पॉन्सिव और अकाउंटेबल बने। हमारी जवाबदेही अगर ज़्यादा है तो हमारी अकाउंटेबिलिटी भी उतनी बनी होनी चाहिए। और इन तीनों फ्रंट पे हमने सिस्टमेटिकली काम किया है। और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, मुझे बहुत खुशी है इस बात को बताते हुए कि भारत सरकार का एक प्रोग्राम है इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वाला, जिसके अंदर 5 पिलर ऑफ क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें पुलिस है, प्रिजन है, आपको प्रोसिक्यूशन है, कोर्ट्स हैं और फोरेंसिक्स हैं। ये 5 पिलर को कंप्लीटली चंडीगढ़ ने इंटीग्रेट कर दिया है, जिसकी वजह से हमको यूनियन टेरिटरी कैटेगरी में इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रथम स्थान भी मिला। और ये माननीय गृह मंत्रालय के इससे हुआ। ये पूरा कंप्लीट इंटीग्रेशन भारत में भी बहुत कम जगह पे हो पाया है। और इसीलिए अगर एक प्रगति डैशबोर्ड है प्रधानमंत्री की, जिसके तहत इस प्रोग्राम का मॉनिटरिंग होती है, उस प्रगति डैशबोर्ड में
हमारा स्कोर नियर 100% है, नियर 100%। तो ये कोई साधारण सी बात नहीं है। इसको इस पुलिस फोर्स सभी जो यहाँ बैठे हैं ऑफिसर्स, इन सब ने इसको चैलेंज के रूप में लिया, इसको इम्प्लीमेंट किया है। दूसरा, आपको जैसा पता है कि हमने अपनी जो कंप्लेंट मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको भी थोड़ा पारदर्शी करने के लिए हमने कुछ कदम उठाए। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि हमने एक इंटीग्रेटेड कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो तैयार किया है, जिसके तहत आप किसी भी कंप्लेंट को ऑनलाइन कैप्चर कर सकते हैं, उसके प्रोग्रेस को आप कैप्चर कर सकते हैं और कंप्लेंट को फीडबैक का सिस्टम है। वो प्रणाली जो है चंडीगढ़ में हमने इम्प्लीमेंट की है ताकि हमारी अकाउंटेबिलिटी हर स्टेज पे बनी रहे। आने वाले समय में हम इसको आप देखेंगे, जब हम सभी थानों में इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो आप इसके अंदर जो हमारी जो प्रणाली है उसमें अपने आप ही सेल्फ, जिसे कहते हैं सिस्टम ड्रिवन अकाउंटेबिलिटी, अपने आप आएगी। इसके साथ मुझे आपसे शेयर करने में बहुत खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ पे ई पुलिस स्टेशन, पहला ई पुलिस स्टेशन चंडीगढ़ का डिक्लेयर हुआ है, जिसमें हम ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने की फैसिलिटी लोगों को दे रहे हैं और थेफ्ट की सारी फैसिलिटी आपको ऑनलाइन हो सकेगी। थेफ्ट की एफआईआर, कोई भी किसी भी तरह का थेफ्ट है उसकी एफआईआर आप ऑनलाइन कर सकते हैं, उसके लिए आपको थाने में जाने की ज़रूरत नहीं। ये भी एक फैसिलिटी हम दे रहे हैं। इसके अलावा एक हम आपको, जो आजकल का सबसे बड़ा कंसर्न होता है साइबर क्राइम, जो आप में से कईयों के सवाल भी होंगे मन में कि साइबर क्राइम बहुत होता है शहरों में, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि हमने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हम उसको स्वीकृति के लिए भेज रहे हैं, जहाँ पे हम चंडीगढ़ में एक सेनकॉप्स नाम से एक साइबर डायरेक्टरेट का हम जल्दी ही स्थापना करने जा रहे हैं, जिसका पूरा प्रारूप तैयार हो चुका है और सरकार से हमको स्वीकृति मिलने की पूरी उम्मीद है। इस पर काफ़ी एडवांस लेवल पे चर्चा चल रही है, जिसमें कि साइबर क्राइम को टैकल करने के लिए हमारे पास सारे संसाधन चंडीगढ़ में उपलब्ध होंगे। ये एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा अगर ये हमारा ये डायरेक्टरेट सेटअप हो गया तो। और ये सिर्फ चंडीगढ़ को नहीं, 5 रीजनल स्टेट्स जो नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स हैं उसको भी सपोर्ट करेगा साइबर क्राइम के इन्वेस्टिगेशन में। और जैसा आपको पता है कि साइबर क्राइम की कोई बाउंड्री नहीं होती, कोई उसकी टेरिटरी नहीं होती, उसका कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होता, तो उसमें भी काफ़ी काम हम लोग कर रहे हैं। साइबर स्वच्छता मिशन के अंदर हमने 300 वॉलंटियर तैयार किए और मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। और वो 300 वॉलंटियर हमारे ऐसे हैं जिनको हमने इंटर्नशिप प्रोग्राम ऑफर किया है। वो लड़के जो कॉलेज और स्कूल के एडवांस लेवल पे हैं साइबर में, खास करके टेक्निकल कॉलेजेस में, उनको हम ट्रेन कर रहे हैं साइबर क्राइम को कैसे हैंडल करना है और सोसाइटी में अवेयरनेस कैसे जनरेट करना है। उसका इंटर्नशिप प्रोग्राम हमने इन्फोसिस के साथ, पेक के साथ और MGM DAV कॉलेज जो है अपना, उसके साथ हमने एक तैयार किया है और उसको चंडीगढ़ पुलिस स्पॉन्सर कर रही है उन स्टूडेंट्स को इस प्रोग्राम को लर्न करने के लिए, जो उनको आगे बहुत काम आने वाला है। तो ये इंटर्न्स हमारे जो होंगे, ये साइबर की जो अवेयरनेस है उसको स्प्रेड करेंगे, साइबर लिटरेसी को स्प्रेड करेंगे और साथ ही साथ कुछ अपने नए सुझाव भी देंगे कि साइबर क्राइम को कैसे टैकल किया जाए। तो ये भी एक बहुत अच्छा काम अभी चंडीगढ़ पुलिस कर रही है। इसके साथ में मैं, जैसे आम पुलिस के वेलफेयर की बात होती है, आपने देखा पिछले कुछ दिनों में चंडीगढ़ पुलिस में हमने एक पूरी कोशिश की है कि प्रमोशंस ऑफ ऑफिसर्स, उसको हम सुचारू रूप से चलाएं। काफ़ी प्रमोशंस किए गए। उसके उनके आवास के लिए हमने धनास में रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस तैयार कर लिया है, जिसकी अलॉटमेंट हमने कर दी है और जल्दी अगर प्रोग्राम जैसा बन रहा है, माननीय गृह मंत्री आएंगे तो उनके द्वारा इसका अनावरण भी हम करेंगे। तो उसके लिए हम पूरी तरह तैयारी कर चुके हैं। तो अब हमारे यहाँ हाउसिंग सेटिस्फैक्शन रेट जो है वो बढ़ करके 50% हो जाएगा, विच इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर पुलिस। तो वो भी एक बहुत अच्छा काम हम हाउसिंग के फ्रंट पे कर रहे हैं। 2 बातें मैं विशेष तौर पे आपसे शेयर करना चाहूँगा। हमारे पुलिस पर्सनल जो इस बीच में काफ़ी बेचारे बीमार हुए या कई लोग जिनकी जानें चली गई, उनकी फैमिलीज़ के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने ना उनका इंश्योरेंस कवर जो है अनटाइमली डेथ का बढ़ा करके आपको बताना चाहूँगा 75 लाख और 50 लाख। 75 लाख इन केस ऑफ एनी एनकाउंटर डेथ और 50 लाख इन केस ऑफ एनी अनटाइमली डेथ, वो हमने बढ़ा करके उतना कर दिया। तो ये इसका हमने पूरा MOU साइन कर लिया है और अब जितने भी हमारे पुलिस की फैमिलीज़ हैं जो इस तरह से जिनको सफ़र करना पड़ता है, उनको ये कवर भी हम देंगे। उसी तरीके से हम एक उनका मेडिकल कार्ड भी
बहुत जल्दी अनाउंस करने जा रहे हैं, जिसमें कि उनको 3 लाख तक के मेडिकल के ट्रीटमेंट के लिए कैशलेस कार्ड हम उनको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो ये कई सारे हमने वेलफेयर के मेजर्स भी लिए हैं और हमारी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में चंडीगढ़ पुलिस का मनोबल बढ़ेगा। मेन जो हमारा पर्पस है चंडीगढ़ की पुलिस का, वो आपको जैसा मैंने बताया, जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरना। आज जिस तरह से जनता सोचती है, जिस तरह से लोग सोचते हैं कि पुलिस को होना चाहिए, पुलिस क्या उस रूप में ढल रही है, क्या उस तरीके से कार्य कर रही है, यही हमारे चिंतन का विषय है और इसी पे लगातार हम अग्रसर हैं, यही हमारा प्रयास है। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि चंडीगढ़ आप ही की पुलिस है, वो कोई मेरी पुलिस या किसी डिपार्टमेंट की पुलिस या ऐसी नहीं है। चंडीगढ़ तो लोगों की पुलिस है। उसका मोटो ही है वी केयर फॉर यू एंड विल कंटिन्यू टू केयर फॉर यू, दैट आई एश्योर यू। यही हमारा मोटो है, यही हमारा ध्येय है। और अगर उसमें हमसे कोई कमियां रह जाती हैं, कुछ रह जाती हैं, तो मैं, आप तो बड़े जागरूक, आपका काम है हमको सचेत करते रहना। हमसे गलतियां जो होती हैं उसको आप ही बताते हैं, आपके माध्यम से हमें पता भी चलता है और मैं आपका आभारी हूँ कि मुझे कई चीज़ें आपके माध्यम से पता चलती हैं। तो आप इसी तरह से अपना सहयोग देते रहिए और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि हमारी तरफ से सहयोग में कोई कमी नहीं रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ बुलाने के लिए नलिन जी ने जो प्रयास किया, मैं इनका तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ, नलिन जी और राजेंद्र जी, आप लोगों का, कि आप लोगों ने इतना एफर्ट लेके हमारी पूरी टीम को बुलाया, हमारा इतना मान बढ़ाया हम सबों का। ये हमारे लिए बहुत, मतलब इट्स अ वेरी हम्बल मोमेंट फॉर मी पर्सनली एंड फॉर ऑल माय टीम मेंबर्स हु आर प्रेजेंट हियर। तो मैं आप पूरी प्रेस का, चंडीगढ़ की प्रेस का, पूरे प्रेस क्लब का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, DGP Satyendra, for highlighting the work done by the Chandigarh Police in past and roadmap ahead of the Chandigarh Police for the welfare of the common citizen. So, क्वेश्चन आंसर की शुरुआत करते हैं। तो पवन तिवारी, टाइम्स ऑफ इंडिया से। हेलो सर। हाँ पवन, गुड आफ्टरनून सर। हाउ आर यू पवन? सर मेरा सवाल भी है, कुछ इश्यूज भी हैं जी। रेस करना चाहता हूँ सर। जो सबसे पहले आज क्राइम रिपोर्ट में जो इश्यूज हमने फेस करते हैं, आपकी माइक थोड़ी सी और थोड़ा ऊपर कर लो। हेलो हाँ सर, जो इश्यूज फेस करने पर तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन लेने में सबसे बड़ी हमें दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है। आज से ये मतलब ये मैं तो पास्ट 10 ईयर से खबर कर रहा हूँ, तो ये आई नहीं है और इशू रेस भी किया हमने, बट वो आज तक एड्रेस हुआ नहीं, तो इसका कोई निकला नहीं। सर हम कोई भी इंफॉर्मेशन हम ये नहीं कहते आप कोई अपने हमें इंटरनल या कोई एक्सक्लूसिव कोई हमें इंफॉर्मेशन दे, बट जो हमें पता है अगर हम वो चीज़ पूछें तो उसके लिए भी हमें मतलब बहुत 4-4 घंटे वेट करना पड़ता है मैसेज के लिए या उसके लिए। तो वो डिस्पाइट कि हमारे पास DSP किया हुआ है, पूरा डिपार्टमेंट है, इंस्पेक्टर किया हुआ है, तो ये चीज़ अगर थोड़ा सा हो जाए, इशू सॉल्व हो जाए तो बेटर है। और सर एक क्वेश्चन भी है सर, जैसे कि हम हमारे पास यहाँ पे जो ऑफिसर्स आते हैं पंजाब हरियाणा के आते ही हैं, तो सर जैसे भी आजकल गैंगस्टर्स का, जब हमने कल मोहाली में देखा फायरिंग हुई है, यहाँ भी एक्सटॉर्शंस के लिए आती रहती हैं कॉल्स वगैरह, तो क्या कोऑर्डिनेशन क्या रहता है हमारा पुलिस का टीमों का? तो पहले तो हमने देखा था कि कई बार मीटिंग्स होती थी क्राइम ब्रांच के चंडीगढ़ और उनसे, तो अभी क्या वो सब कंटिन्यू? आई थिंक मैंने तो नहीं सुना पिछले 1-2 सालों में कुछ ऐसा नहीं। थैंक यू सर। आप चाहेंगे मैं अभी जवाब दे दूं? या साथ साथ पवन, मैं आपने ये कंसर्न मुझसे पहले भी रेस किया था और आपका कंसर्न मैं बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद कुछ थोड़ा सुधार आपको फिर भी मिल रहा होगा और इसमें जो सुधार और होना है उसके लिए हम प्रयासरत हैं। मैं मानता हूँ कि शायद कभी कभी काम की व्यवस्था की, हाँ बिल्कुल, मैं आपको नहीं, मैं इस पे आपको, मैं अपनी तरफ से एक छोटी सी आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि ये एक आमतौर पे एक सिस्टम के तहत में ये सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जानी चाहिए, इसको मैं एग्री करता हूँ और ऐसा ही होना भी चाहिए। हमने थोड़ा पीछे अपने अफसरों को इस इशू पे काफ़ी सेंसिटाइज किया है और आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जब मैं आया था तो मेरे पास बहुत फ़ोन आते थे आपके मित्रों के कि साहब ये कोई मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है या ये मुझे कोई पता नहीं रहा है। मैं आपको खुद बताना चाहूँगा अपने अनुभव से कि अब वो फ़ोन मेरे पास आने थोड़े कम हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि शायद कुछ सुधार हो रहा है, मैं ये मान के चलता हूँ। नहीं तो ये जनरली पहले काफ़ी
आप लोगों की रहती थी, और मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो भी ऑफिसर अवेलेबल है वो एक बार कम से कम जो जिस व्यक्ति को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको वो उपलब्ध करा सके। जहाँ तक आपका दूसरा प्रश्न है कोऑर्डिनेशन ऑन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट विषय है। ट्राई सिटी का जो कॉन्सेप्ट है, इसके तहत हमने इस जगह का बड़ा विस्तार देखा है पिछले कुछ सालों में। चंडीगढ़ के आसपास मोहाली, पंचकुला, और अब ये बढ़कर काफ़ी दूर तक जा रहा है। तो जो सबसे बड़ी समस्या जो मैं देख रहा हूँ आने वाले समय में, और आप लोग भी इससे पूरी तरह से वाकिफ़ होंगे, कि एक बहुत ज़्यादा एनोनिमिटी आ गई है, क्योंकि नए लोग आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, और जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं या जो डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उनसे रिलेटेड कई तरह की एक्टिविटीज़ जो अनवांटेड एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी नोटिस की जा रही हैं। और ये कंसर्न सिर्फ चंडीगढ़ पुलिस का नहीं है, ये मैं आपको अपने इंटरेक्शन के माध्यम से बता सकता हूँ कि एटलीस्ट मेरे लेवल पर जब भी मैं इंटरेक्ट करता हूँ डीजीपी पंजाब साहब से, डीजीपी हरियाणा साहब से, इस विषय पर हम लोग हमेशा चर्चा भी करते हैं, और जो इसके लिए कदम उठाने चाहिए उसके लिए एक जो कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म होना चाहिए, ये हमारा इंटरनल वर्किंग है। लेकिन मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ कि हमने कुछ नोडल ऑफिसर्स अपनी लेवल पे नियुक्त करवाए हैं इंटरेक्ट करने के लिए, और ये इंफॉर्मेशन उनसे इमीडिएटली शेयर की जाती है। अभी पीछे 2 सक्सेसेस, एक चंडीगढ़ पुलिस को और एक मोहाली पुलिस को, उसी कोऑर्डिनेशन की वजह से मिली। हमने इमीडिएटली इंफॉर्मेशन शेयर किया, मोहाली पुलिस ने उसे बैक किया। उसी तरह मोहाली पुलिस ने हमसे कुछ शेयर किया था चंडीगढ़ में कुछ लोगों की मूवमेंट के बारे में, हमने तुरंत उसको कार्यान्वित किया। तो कुछ सक्सेसेस भी मिली हैं इस पर। लेकिन जो आपका कंसर्न है वही हमारा भी कंसर्न है। ये एनोनिमिटी फैक्टर जो आया है, अननोन लोगों का आसपास आना, रहना, बसना, और चूंकि विस्तार हो रहा है तो ये लाजमी है कि नए लोग आएंगे ही, बाहर से आएंगे लोग, और कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, तो इसके ऊपर एक कंसर्टेड एक्शन करने की ज़रूरत है। कुछ गैंग्स जो आजकल इंटर स्टेट ऑपरेट कर रहे हैं, तो हमारा एक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है नॉर्थ इंडियन स्टेट्स का, उसकी मीटिंग्स होती हैं 6 मंथली। हम लोग 6 मंथली उसकी एक मीटिंग भी करते हैं, उसमें हम सारे गैंग्स की इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। एक हमने डेटा बना रखा है और वो हम आपस में स्टेट्स शेयर करते हैं, जो जिस स्टेट के परव्यू में आते हैं उनके इसमें करने में। इधर एक ट्रेंड थोड़ा सा आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, हमने भी किया है, कई सारे गैंगस्टर्स जो जेल में बंद हैं उनके जो मेंबर्स हैं कुछ बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं, वो भी एक मैटर ऑफ कंसर्न है। तो अभी जेल में भी मॉनिटरिंग बढ़ाई गई है। तो जैसा आपने शेयर किया, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ, और ये मेरा भी एक कंसर्न है कि चंडीगढ़ को अगर हमको सेफ रखना है तो हमको मोहाली, पंचकुला सब पे उतना ही काम करना पड़ेगा जितना हम चंडीगढ़ पे काम करेंगे। तो हम सबको मिल के काम करना पड़ेगा, और सारे स्टेट्स को थोड़ा इसमें कंसर्टेड एफर्ट करनी पड़ेगी, और हमारा ये प्रयास है। और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले दिनों में ये कोऑर्डिनेशन और इम्प्रूव होगा। काफ़ी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हुई है। इन्फॉर्मेशन शेयरिंग तो बहुत ज़्यादा होती है आपस में, अब तो चूँकि नोडल ऑफिसर्स बना दिए गए हैं तो आपस में शेयर करते हैं। लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहूँगा कि जो कंसर्टेड एक एक्शन जिस तरीके से और होना चाहिए, शायद उसमें थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और उसकी तरफ हम जरूर प्रयास करें। थैंक यू। मनोज राठी, न्यूज़ 18 से। गुड आफ्टरनून सर, चंडीगढ़ पुलिस की कार्यशैली बिल्कुल सराहनीय है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चंडीगढ़ में इवन सारे स्टेट। लेकिन जैसे आपने साइबर सेल, मेरा पहले भी मैंने आपसे एक सवाल किया था जब आप आए थे, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी में काफ़ी मास्टर हैं, दिल्ली में भी रहे हैं, मैंने कवर किया है सर। साइबर सेल में जैसे मेरे सहयोगी ने बताया कि गैंगस्टर्स का बड़ा हो रहा है, फेसबुक पर धमकियाँ देना या इस तरह की, पहले भी हमारे चंडीगढ़ पुलिस में ऐसे मामले भी दर्ज हुए हैं, कुलदीप सर भी बैठे हैं। साइबर सेल में जैसे आपने बताया कि डायरेक्टरेट या उसको और स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी जो साइबर सेल है या धमकियाँ है या इस तरह की फेसबुक पोस्ट है, जैसे कल कई मामला हुआ है उसमें भी धमकियाँ फेसबुक पर आई है। हमारी भी चंडीगढ़ पुलिस में कई बिजनेसमैन हैं, कई डिस्को के जो ऑनर्स हैं, उनको भी धमकियाँ मिली हैं। तो साइबर सेल का जो सर हमारा चंडीगढ़ पुलिस का जो प्रोजेक्ट आपने बताया, डायरेक्टरेट जो कर रहे हैं, कब तक इसको इम्प्लीमेंटेशन इसकी होगी और आगे और क्या क्या स्ट्रॉन्ग से कदम इसमें उठाए जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है। लगातार जो साइबर फ्रॉड्स, ऑनलाइन फ्रॉड्स, ये लगातार मामले आ रहे हैं। उनकी साइबर सेल इस पे काम भी कर रहा है, कई लोगों को इसमें अरेस्ट भी हुआ है, कंटिन्यूअस अरेस्ट भी हो रही है। लेकिन जो बड़े केसेस हैं, चाहे वो गैंगस्टर्स को लेकर या बिग फ्रॉड्स जो आप सामने आ रहे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं चीजें थमने लगी। तो ये डायरेक्टरेट जो आप शुरुआत करने जा रहे हैं, जो प्रोजेक्ट जो आपने बताया, ये कब तक इम्प्लीमेंटेशन होगा?
डिफरेंट पुलिस स्टेशन पर पेंडिंग पर मैं इस पे एक दो चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। एक तो जो आपका साइबर क्राइम जो हम पहले ट्रेडिशनली सोचते थे, अब वो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट चेंज हो रहे हैं। साइबर क्राइम अब बहुत मतलब जो ऑर्गेनाइज क्राइम है वो भी साइबर स्पेस में हो रहा है। जैसे आपने सुना होगा डार्क नेट्स के बारे में, उस पर काफ़ी सारी चीज़ें एक्टिविटी हो रही हैं। उसी तरीके से बहुत सारे जो नारकोटिक्स ट्रेड हैं वो भी अब साइबर के माध्यम से हो रहे हैं। तो ये सब ऑर्गेनाइज क्राइम है और ये नेशनल लेवल का क्राइम नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल के क्राइम है। तो जैसा आपने बिल्कुल सही हिंट दिया कि ये एक एरिया ऑफ कंसर्न है। पहले हम सुनते थे कि किसी के साथ कोई छोटा सा डिजिटल फ्रॉड हो गया, किसी के एटीएम से कुछ पैसे निकल गए, ये तो बहुत ही ऑर्डिनरी लेवल के अब साइबर क्राइम रह गए। अब जो साइबर क्रिमिनल है वो भी धीरे धीरे काफ़ी, चूँकि डिजिटल स्पेस इतना ग्रो कर गया है इंडिया में, अब सारे ट्रांजैक्शन डिजिटल स्पेस पे हो रहे हैं। आप और हम भी सब लोग अब डिजिटल स्पेस पे ही कर रहे हैं, कोई आजकल हार्ड करेंसी तो कैरी कर नहीं रहा। तो उसी तरह से क्रिमिनल ने भी अपने इनोवेट करके जो भी किया है, क्रिमिनल्स ने भी अपने आप को उसी स्पेस में अब थोड़ा सा मास्टरी हासिल करनी शुरू की है। तो उसको काउंटर करने के लिए हमको उससे ज़्यादा कैपेसिटी बिल्ड करने की ज़रूरत है। दो कंसर्न इसमें आते हैं। एक तो हमारी कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, उसके तहत जैसा मैंने आपको बताया हम साइबर डायरेक्टरेट बनाना चाहते हैं। उस साइबर डायरेक्टरेट में हम अपने सारे उस तरह के इक्विपमेंट्स लाना चाहते हैं जिससे कि हम इनको बहुत अच्छे तरीके से इनकी एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकें। वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये आने वाले समय का कंसर्न है, ये आज का नहीं, आने वाले 50-100 साल जो रहेंगे वो इस डायरेक्शन में ही क्राइम की मैं गति देख रहा हूँ, आप सब देख रहे हैं, और इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तो एक हम लोगों ने प्रयास शुरू किया है। जो आपने टाइम फ्रेम पूछा, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर ये हमारा प्रोजेक्ट सही चला तो विदिन 1 ईयर हम इसको चंडीगढ़ में इस्टेब्लिश कर देंगे। ये जिस तरीके से हमने इसको कंसेप्चुलाइज किया है उसमें 1 साल का समय हमने अपने लिए रखा है। पूरा साइबर डायरेक्टरेट फुल्ली फंक्शनल होने में, कुछ तो एरियाज ऑपरेशनल हो जाएंगे, लेकिन फुल्ली फंक्शनल होने में इंटीग्रेटेड साइबर डेवलपमेंट जो होगी वो 1 साल का समय हमने अपने लिए रखा है, टाइमलाइन। दूसरा जो आपने पूछा, इसमें दूसरे साइड में काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, बिकॉज ऑफ साइबर इलिटरेसी, बहुत सारे लोग अभी ना उसके इम्प्लीकेशंस नहीं समझ पाते हैं। जैसे कोई क्राइम देखने में बड़ा ऑर्डिनरी सा लगता है कि सेक्सटॉर्शन का क्राइम है, लेकिन उसके पीछे एक पूरा गैंग ऑपरेट कर रहा है। जिसको वो ल्योर करते हैं उस चीज़ के लिए, उस समय तो एक चेहरा सामने है, लेकिन उसके पीछे पूरे गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं, और ये गैंग पूरे इंडिया में फैले हुए हैं। आपने सुना होगा पीछे मेवात और जामतारा, ये 2 एरिया साइबर क्राइम में ऐसे इमर्ज करके आए हैं जिसके ऊपर सभी स्टेट्स ने कॉग्निजेंस लिया है और सब लोग अब इस पर काम कर रहे हैं। तो ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अब ये बाउंड्रीज लेवल का क्राइम नहीं रह गया। तो इसमें जब तक हमारे तो कंसर्टेड ड्राइव नहीं होगी, थोड़ा सा अवेयरनेस भी नहीं होगा लोगों को, तो हमको अवेयरनेस की साइड भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। इसीलिए मैंने साइबर स्वच्छता मिशन का आपसे जिक्र किया था कि साइबर लिटरेसी बहुत ज़रूरी है। हमने एक सर्वे कराया सीनियर सिटीजन्स का, आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा, और हमारे वॉलंटियर्स ने किया है। उनसे पूछा है सवालें कि आप इस तरह के क्या आपको मैसेजेस आते हैं, इस तरह की चीज़ें आती हैं आपके साथ, और क्या आप टेम्प्टेड होते हैं? तो ऐसे टेम्पटेशन को रोकने के लिए हमको क्या करना चाहिए? ये सर्वे बड़ा इंसाइटफुल है और ये कॉलेज के तत्वाधान में चल रहा है, टेक के सीनियर प्रोफेसर इसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो इससे बहुत अच्छी चीज़ें निकल करके आ रही हैं। ये जो अवेयरनेस का काम है, ये मेरे ख्याल से सोसाइटी के लेवल पे बहुत ज़रूरी है, और इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है। प्रेस कैन फॉर्म ए बैकबोन फॉर दिस साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम। तो मैं तो चाहूँगा कि आप साइबर स्वच्छता मिशन के जो प्रोग्राम्स हैं उसको आप कवर कीजिए और लोगों तक ये संदेश ले जाइए कि इसमें उनको भी क्यों बचने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर एक बार उस ट्रैप में आ गए फिर वो कहाँ जाके रुकेगी उसकी वो किसी को पता नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा माइक ऑन कर दो। उनके सर ये कंप्लेंट थी कि जैसे अभी यूपी चीफ आर्किटेक्ट के साथ फ्रॉड हुआ, 6/7 को FIR होगी, तो वो कहते हैं हमारे केस में 6 में 1 साल लग जाता है, ऐसी इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है। मैं इसीलिए आपको कह रहा था कि ये जो साइबर की जो इन्वेस्टिगेशन है वो टेरिटोरियल इन्वेस्टिगेशन नहीं है, और इसीलिए जब आप ट्रैक करते हैं तो ये सारे या तो इंटर स्टेट वाले हैं या इंटरनेशनल वाले हैं। जैसे आपने देखा बहुत सारे
फॉरेनर्स भी इन्वॉल्व हैं साइबर क्राइम में, ये आपको पता ही है, जानकारी है आपको। और उनको ट्रैक करने के लिए कई तो बाहर बैठे हुए हैं, जो विदेशों में बैठे हुए हैं। अब वो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, तो इसीलिए इसमें सिर्फ आप इन्वेस्टिगेशन से इस प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर सकते। मैं जो आपको हिंट दे रहा हूँ, इसको अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है। लोग ट्रैप में क्यों चले जाते हैं, अगर हम थोड़ा सा उनको गाइड कर पाएँ उस डायरेक्शन में, तो लोग बच सकते हैं। कोई आपसे आपका OTP पिन नंबर मांग रहा है, किस पर्पज़ के लिए मांग रहा है, आप उसको जब तक डबल वेरीफाई नहीं करते, जब तक आप क्रॉस चेक नहीं करते, आपको पता नहीं कि वो आपको किस ट्रैप में लेके जा रहा है। तो आजकल के जो जितने भी इस तरह के क्रिमिनल्स हैं, वो सॉफ्ट फेस सामने रखते हैं, ठीक है, कैमोफ्लेज फेस सामने रखते हैं, और पीछे पूरा गैंग्स ऑफ। तो ये बड़ा टिपिकल सा होता है। इन्वेस्टिगेशन टेक्स टाइम। हाँ, इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रोसीजरल इश्यूज, और कोई बात नहीं है। लेकिन अवेयरनेस अगर आएगी तो ये अपने आप कंट्रोल होगा। ओम प्रकाश राय, थोड़ा रिक्वेस्ट है मेंबर्स से कि क्वेश्चंस अपने थोड़ा शॉर्ट रखें। जी सर, नमस्कार। पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि आपका जो सौम्य और इतना निर्मल व्यवहार है, बहुत अच्छा लगा सर। सवाल सर मेरा छोटा सा है, ट्रैफिक व्यवस्था आप देखते हैं यहाँ कैमरे लगते हैं, तो जो स्पीड लिमिट का जो है, अगर इसको थोड़ा सा अगर इसमें इम्प्रूवमेंट किया जाए, इसके लिए अगर कुछ कोर्स करें, क्योंकि हम लोग होते हैं जल्दबाजी में 45 की स्पीड है तो 50, 55, 60 हो जाता है, तो ये हो जाता है चलान। और दूसरा सर एक है, चंडीगढ़ पुलिस थाने बहुत अच्छे बने हुए हैं, लेकिन इतना वहाँ पे स्क्रैप इकट्ठा हो गया, गाड़ियाँ पकड़ी गई, तो इनको कैसे मतलब वो करें, कोर्ट से करके रिजॉल्व करके कि ये हो, क्योंकि सांप पीछे भी नहीं रहे, आपके जवानों को भी परेशानी होती है, जाते हैं बात होती है, इतना पड़ा है, तो इसके लिए आप क्या करें? दो चीज़ें हमने की हैं इसमें। अभी पीछे हमने एक ड्राइव चलाया था कि थाने में जितनी गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं, इनको थानों से हटा करके हम अलग एक इसके लिए मालखाना बनाते हैं। और जो हमारी एक खाली ज़मीन पड़ी हुई थी धरास में, वहाँ पे हमने इन गाड़ियों को शिफ्ट किया है। सैकड़ों के नंबर्स में वो गाड़ियाँ शिफ्ट हुई हैं। जो इसका नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि इन गाड़ियों के क्लेमेंट्स कौन हैं। क्या हो रहा है कि आपको ये बताना चाहूँगा, ज़्यादातर लोग जो कि गाड़ियाँ इंश्योर्ड होती हैं, इंश्योरेंस के बाद लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, और इंश्योरेंस कंपनी का भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। इंश्योरेंस कंपनीज उन गाड़ियों को वापस ले जा करके डिस्पोज करने में, क्योंकि अब एक बार अगर आपने उस पर इंश्योरेंस दे दिया, फिर वो गाड़ी कायदे से इंश्योरेंस कंपनी की ओनरशिप में आ जाती है। डिस्पोजल का काम इंश्योरेंस कंपनीज का है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज उनको इसलिए नहीं लेके जा पाती हैं या उनको टाइमली नहीं डिस्पोज कराती, उनके पास भी जगह नहीं है, तो वो गाड़ियाँ पड़ी रह जाती हैं थानों में। तो अभी हम लोगों ने एक मीटिंग की थी इंश्योरेंस कंपनीज के साथ। हमने कहा कि एक बार इंश्योरेंस डिसाइड हो गया, उसके बाद वो जिस भी तरीके से डिस्पोज हो सके स्क्रैप में, कोर्ट के ऑर्डर्स करा करके उनको हमको डिस्पोज कर देना चाहिए। ओरिजिनल क्लेमेंट जो है वो इंश्योरेंस के बाद उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि वो अपनी गाड़ी को ला करके ले जाए, क्योंकि उसकी तो अब वैसे भी वो उसकी नहीं रही, उसने नई गाड़ी ले ली, इंश्योरेंस क्लेम कर लिया। तो अब इंश्योरेंस कंपनीज को इस पर थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। मैं जब दिल्ली में पोस्टेड था, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, मैं उस हाई कोर्ट की कमेटी में था जिसमें ये मैटर डिस्कस होता था, और हम लोगों ने हाई कोर्ट के लेवल पे एक ऑर्डर पास कराया था इंश्योरेंस कंपनीज को एक टाइम लिमिट फिक्स करने के लिए। और हाई कोर्ट ने डायरेक्शन भी दी थी अंडर जस्टिस अपने जो नज़मी वजीरी साहब हैं, उनकी तरफ से एक डायरेक्शन भी हुआ था कि इसको आप इंश्योरेंस कंपनी जितनी जल्दी इसको डिस्पोज करा सकें। समथिंग लाइक दैट हमको भी कोई लीगल प्रोसेस यहाँ पे सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो गाड़ियाँ नहीं तो पड़ी रह जाती हैं, और वो एक तरह से वो मतलब किसी काम की भी नहीं है ना, हमारे तरफ से उसको कोई यूज़ किया जा सकता है, और वो थाने में बहुत ज़्यादा स्पेस भी लेती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर बड़ा कंसर्न जाहिर किया था, तो हम लोग इसको थोड़ा सा टेकअप कर रहे हैं। मैं जैसे अभी हमने बताया आपको, अभी तो हमने थानों से उसको रिमूव करा दिया है। काफ़ी गाड़ियाँ, मतलब कितनी गाड़ियाँ होंगी अभी हमारे इस मालखाने, 2000 से ज़्यादा गाड़ियों को हमने अभी रिमूव करा करके उसको सेंट्रल मालखाना जो हमारी ज़मीन है, जो आयरविन के लिए पहले लोकेशन थी, वहाँ पे भी शिफ्ट किया है, जस्ट टू क्लियर द स्पेस इन पुलिस स्टेशन। ये अभी हमने कराया है। हाँ, और दूसरा जो आपका प्रश्न था स्पीड लिमिट का, वो बड़ा रीजनेबल सा प्रश्न है। अभी पीछे एक कमेटी बैठी थी, उसमें ये था कि इसको थोड़ा सा रिव्यू किया जाए। तो जो आपका कंसर्न है, अगर आप एक सजेशन के फॉर्म में मुझे दे सकें, तो हम लोग उस कमेटी में इसको, जो कमेटी एक हमारी जो ट्रैफिक एडवाइजरी कमेटी है, उसके थ्रू हम ये रिकमेंडेशन करवाएं। बलवंत अक्षर, पंजाब के इधर
हाँ बलवान जी इधर आइए, इधर जी सर, चंडीगढ़ में धोखाधड़ी के मामले बहुत होते हैं। जी जी पुलिस ने कार्रवाई भी की है, बहुत सारे लोग अरेस्ट भी किए हैं। थोड़ा सा पिछले दिनों मेरे पास कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि एक स्पोर्ट्स फेडरेशन बनी थी सीनियर सिटीजन्स की, लाखों रुपए इकट्ठे हुए, फेडरेशन के सारे पैसे उन्होंने अपने पर्सनल अकाउंट में डाल दिए। तो मैंने कहा पुलिस में कंप्लेंट दो, अगर पुलिस कोई कार्रवाई करेगी तो खबर बनेगी इसमें। तुम्हारी स्थिति के आधार पर सही है कि झूठ है, क्या हमला करेंगे। तो उसने कहा 2 साल पहले हम लोगों ने चंडीगढ़ पुलिस को कंप्लेंट दी थी और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि इसी कंप्लेंट पर चंडीगढ़ पुलिस कितने दिन में कार्रवाई करेगी। मुझे ध्यान आया आपका ये जो कंप्लेंट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। अभी लास्ट वीक मुझसे एक सज्जन मिलने आए थे, आपके मित्र थे, यहीं से मेरे प्रेस क्लब से ही कोई थे, और उन्होंने मेरे ध्यान में ये बात लाई। मुझे मालूम नहीं था इसके बारे में। तो अभी पिछले वीक ही हमने इसके लिए कहा है कि इसमें ये आपकी बात सही है कि कुछ दिनों से पड़ी हुई थी, कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशंस में फंस गई थी, लेकिन अभी हमने उसको क्लियर करने के लिए कहा है और आप देखेंगे इसी वीक में इस पर कुछ कार्रवाई की जाएगी। वो कंप्लेंट मेरे नोटिस में है। आप बलवंत जी, मैं आपको अश्योर करना चाहता हूँ उस पर कार्रवाई हो रही है। आप कुछ कार्रवाई करेंगे तो हमें खबर। हाँ, आपको तुरंत खबर मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू। दिनेश गोयल, दैनिक सवेरा से। सर नमस्कार। सर मेरा क्वेश्चन है, चंडीगढ़ में आप बहुत काम कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। मेरा क्वेश्चन है सर, करप्शन और ऑर्गेनाइज क्राइम, ये कोई आज का नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप आए हो तभी शुरू हुआ है, ये पिछले काफी सालों से चला आ रहा है और इस पे ठल पाने की कोशिश अभी तक नहीं हुई। हालांकि कई अफसरों ने की होगी पर वो कामयाब नहीं हुए। तो आपकी तरफ से ऐसा क्या प्रयास हो रहा है जो ऑर्गेनाइज क्राइम है और जो पुलिस में जो भ्रष्टाचार है उस पर अंकुश लग सके ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके। आपके पॉइंट का सबसे पहले मैंने, अगर आप मेरे अभी के इंटरेक्शन का पहले 2 पॉइंट आप कंसर्न अगर आप समझेंगे तो मैंने कहा था कि मेरे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी हमारे 2 बड़े मेजर कंसर्न हैं। ट्रांसपेरेंसी जब मैंने कहा तो मैं आपको सिस्टमिक इम्प्रूवमेंट्स की तरफ बता रहा था कि हमने कुछ सिस्टमिक इम्प्रूवमेंट किए हैं जिसमें कि लोगों की जो एक वो है डिस्क्रिशनरी जो पावर्स हैं, जो कई जगह पे कई लेवल्स पे एक्सरसाइज की जा सकती है, उसको रिड्यूस किया जा सके। सिस्टम अगर ट्रांसपेरेंट होगा तो हम थोड़ा सा सिस्टम में डिस्क्रिशन को कम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको थोड़ा सिस्टमिक इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसीलिए मेरा फोकस टेक्नोलॉजी, जैसे मनोज जी कह रहे थे, टेक्नोलॉजी क्यों मेरा कंसर्न है कि टेक्नोलॉजी से हम ये सिस्टमिक इम्प्रूवमेंट्स कुछ कर सकते हैं जो कि लार्ज स्केल पे करप्शंस को थोड़ा रिड्यूस कर सकता है। और ये सब जगह हुआ है। पारदर्शिता आपको पता है, जितनी पारदर्शिता होगी सिस्टम में उतना ज़्यादा सिस्टम अकाउंटेबल होगा। जहाँ तक अकाउंटेबिलिटी की बात है, जितने भी नोटिस में आए मेरे इधर पिछले इसमें, मैं आपको अश्योर करता हूँ, आप आकर के मेरे ऑफिस में चेक भी कर सकते हैं, एक भी ऐसा इंस्टेंस आपको नहीं मिलेगा जिसमें कार्रवाई नहीं हुई। तो हमने 2 लेवल पे काम किया है। अगर कोई बड़ा क्लियर कट केस ऑफ करप्शन नोटिस में आता है उस पर कार्रवाई करनी है ताकि मैसेज जाए, सैल्यूटरी इफेक्ट हो। दूसरा, सिस्टम में भी इम्प्रूवमेंट करना है, क्योंकि एक लेवल पे ये काम करने से नहीं होगा। आइदर वे अगर आप काम करेंगे तो भी शायद पूरी तरह से आप कामयाब नहीं होंगे। तो मैंने इसीलिए शुरू में 2 कंसर्न आपसे शेयर किए थे कि हमको सिस्टमिक इम्प्रूवमेंट की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, पुलिस की वर्किंग को ट्रांसपेरेंट करने की ज़रूरत है, हमारे लोगों की डिस्क्रिशन को कम करने की ज़रूरत है ताकि लोगों को सहूलियत हो। और दूसरी तरफ जहाँ पे क्लियर कट केस हमें नोटिस में आए उसमें कार्रवाई भी करने की ज़रूरत है। तो उससे मैसेज भी क्लियर जाता है। और आपको मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई एंटी करप्शन क्रूसेडर हूँ, लेकिन मैं आपसे ये शेयर कर सकता हूँ कि मेरे CBI का 7 साल का मेरा एक्सपीरियंस एंटी करप्शन का है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस को जो मैंने देखा समझा उसको कोशिश की है यहाँ भी सिस्टम में इम्प्लीमेंट करने की, और मेरा प्रयास रहेगा कि हम कितना ज़्यादा इसको इम्प्रूव कर सकें। मैं आपके कंसर्न से पूरी तरह वाकिफ़ हूँ। हो सकता है कि मैं आपके कंसर्न से ज़्यादा मैं भी कंसर्न हूँ, क्योंकि मुझे ये बताया गया था कि चंडीगढ़ में या अदरवाइज भी पुलिस के करप्शन को लेकर के लोगों की बहुत ज़्यादा परेशानियाँ रही हैं। आज आप मेरे ऑफिस में अगर आप आएंगे तो ऑफिस मेरे ऊपर नहीं डिपेंडेंट है या किसी एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। आज मैं भी अपने ऑफिस की सारी फाइलें ई-फाइलें निकालता हूँ। जो फाइलें मेरे पास आती हैं वो ई-फाइल से वापस चली जाती हैं। आपको किसी दिन भी आप आमंत्रित हैं मेरे अखबार, मेरे दफ्तर में आप आइए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि वो डिस्क्रिप्शन हमने रखा ही नहीं अपने पास। तो जब मैं अपने पास नहीं रखूँगा, अफसर अपने पास नहीं रखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। और
इसका हमें फ़ायदा भी हुआ है। ये आप हमारे छोटे मुलाजमानों से या कभी आप बात करेंगे तो उनको भी पता चलेंगे, उनके प्रमोशंस टाइमली हो रहे हैं, उनको अब दफ्तर में नहीं आना पड़ता, तो हमारे मुलाजमानों को भी फ़ायदा हो रहा है, वो भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। तो मैं ये दोनों फ्रंट पे काम कर रहा हूँ। मतलब मैं या हमारे जितने भी साथी हैं, हम सब मिल करके, हमारा प्रयास है, इस पूरी टीम का प्रयास है कि हम इस सिस्टम को थोड़ा सा जितना बेहतर बनाएंगे, जितना हम मजबूत बनाएंगे, उतना ही ये जो आपके कंसर्न्स हैं उसको एड्रेस करना है। सर मेरा एक सुझाव है इसके साथ ही, मैंने कोर्ट वाली वर्किंग देखी है, कोर्ट में क्या है, डेली प्रोसीडिंग जो है वो नेट पे डाल देते हैं, कोई भी केस की जो प्रोसीडिंग है बिल्कुल डेली की डेली वो नेट पे डलती है। उससे क्या है, आप कहीं भी उसको चेक कर सकते हैं कि आपके केस में क्या हो रहा है, क्या, तो वो हम पुलिस में भी कर सकते हैं, शायद उससे काफी फर्क पड़ेगा। जो हमने ICMS बताया ना आपको, मैं थोड़ा अभी डिटेल में उस पर नहीं जाना चाहता कि वक्त लग जाएगा आपके बहुत सारे साथियों को वैसे, लेकिन मैं जो हमने इंटीग्रेटेड कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम की बात की है, उसमें हमने यही चीज़ आपके कंसर्न को एड्रेस करने की कोशिश की है। और जब वो सिस्टम इम्प्लीमेंट होगा तो आप और हम सभी इस बात के साक्षी होंगे कि पुलिस की वर्किंग में हम कैसे इन सब चीज़ों को जो आपके कंसर्न्स हैं वो कैसे हम डे टू डे बेसिस पे एड्रेस कर सकते हैं। ये हो जाएगा। अमित शर्मा, Good afternoon, sir. Very welcome to our ostentatious press club. I have picked my questions from your address, sir. You spoke about the infrastructure of Chandigarh Police. We have 16 police stations and we have one women police station. Women police station, I'll take you back to the history. It was established in 1987 as a women's cell. After 15 years, it was upgraded to converted into women and child support unit. And in 2015, it was further upgraded to women's cell. And 2017 में, in 2017, UT administration had issued a notification that all the cases related to crime against women would be registered in women police station. However, so far not even a single case has been registered regarding crime against women has been registered over there. Women police station is just dealing with the cases related to dowry. So what is stopping Chandigarh police from giving a single point destination for women victims to come over there and lodge their complaints? Amit, I partially would agree to your concern, but I also have a counter logic. I would like to put it before you. एक पुलिस स्टेशन जब भी नोटिफाई होता है, it is supposed to take care of all kinds of cases. विमेन पुलिस स्टेशन के पीछे जो लॉजिक है वो ये आपने बिल्कुल सही फरमाया कि विमेन क्राइम को डील करने के लिए हमारे पास स्पेशलाइज्ड एक यूनिट है और उसमें हम विमेन क्राइम जो सीरियस क्राइम है उसको हम डेफिनेटली वहीं पे करते हैं। लेकिन जैसा आपको पता है कि आजकल विमेन क्राइम भी कोई नंबर्स के टर्म्स में या वॉल्यूम के टर्म्स में कम नहीं है और कई बार जैसे आप ज़्यादा सेंट्रलाइज करते हैं तो दिक्कत क्या आती है कि एक कंप्लेनेंट जो आपका पेरिफेरी में रह रहा है उसको 2 किलोमीटर जाने के बजाय आप उसको 15 किलोमीटर जाने के लिए मजबूर कर रहे हो, ठीक है। तो कई बार वो जो हमारा लॉजिक है वो उसके लिए इनकन्वीनियंस के रूप में भी आता है और ऐसी कई बार मतलब मेरे पास जो लोग आते हैं मैं उन्हीं से जो लेकर के बात आपको बता रहा हूँ। कल जैसे मैं एक डेलीगेशन से मिला तो जब हमने नए पुलिस स्टेशन बनाए, एरिया का कुछ डिमार्केशन हुआ तो एक जगह के लोगों को दूसरी जगह जाने में 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा कवर करना पड़ रहा है। वो कहते हैं कि साहब हमारा थाना अगर आप अलग करते हैं, सेम लॉजिक अप्लाइज फॉर दैट विमेन वाला भी। कई बार वो विमेन क्राइम का वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से अगर एक ही जगह आप सारे दे देंगे, हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ विमेन ऑफिसर्स हैं जो आप भी जानते हैं और हमारे पास लिमिटेड नंबर हमारी कैपेसिटी है विमेन की। तो हमारा कंसर्न ये है कि जो सीरियस जितने भी विमेन क्राइम है वो तो वहाँ चले जाए, बाकी अगर नॉर्मल क्राइम अगर विमेन का है जैसे मॉलेस्टेशन है, मतलब आई वोंट से दैट इट इज़ नॉट सीरियस बट आई एम सेइंग दैट वो अगर उसी थाने में दर्ज भी हो जाए तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि वो उनको इमीडिएटली रिलीफ मिल जाती है बगल में। तो एक ये लॉजिक भी काम करता है। But that defeats the purpose of setting up a women police station, sir. And I come to the second question. Like my fellow colleague was talking about gangsters operating in the region, sir. And you spoke about few gangsters, credit gangsters lodged in jail and their henchmen operating from outside the jail. So since Mr. Bishnoi is also present over here and he happens to be IG prison, sir. So I would like to ask a question to him. Sir, it's been a decade, 15 साल हो गए and we've been talking about कि we are UT and Chandigarh. I believe center is too generous towards Chandigarh in sending funds to the city for infrastructure and other developments. So 10 साल हो गए, ऐसे 15 साल हो गए, we've been talking about 4G jammer in the jails.
पर वो अभी तक नहीं आया है. 5G technology has been introduced in the country and we are still 2G. Youngsters are operating their mobile phones from sitting inside the jail. They are operating their extortion rackets from inside the jail. And 10-15 साल में चंडीगढ़ में अभी तक 2G से 4G अपग्रेड करके jammers नहीं आए. So what's the reason behind it? What's stopping you from that? आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि चंडीगढ़ में जैमर अभी तक सिर्फ 2G को कंट्रोल करते हैं, लेकिन मैं और डी साहब हम दोनों पहले पौंडीचेरी में रह चुके हैं. पौंडीचेरी जेल में यहाँ से बहुत बड़ा विनाश था. सिर्फ 4G का जैमर लगाने से वो कॉस्टली बहुत ज़्यादा है और उससे आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर भी टेलीकम्युनिकेशन के इशू आएंगे. उससे उनके आसपास के एरिया से वो लोग टेलीकम्युनिकेशन कम से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे. इसकी एक नई टेक्नोलॉजी है जो हमने पौंडीचेरी में की है. उसी टेक्नोलॉजी को दिल्ली अडॉप्ट कर रहा है. उसी को मेरा ख्याल है बहुत जल्दी चंडीगढ़ भी अडॉप्ट कर देगा. मैं इस पे थोड़ा अमित आपको इस पे बताना चाहूँगा. एंड ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन की बात है. जब मैं आईजी पौंडीचेरी था से 6 साल पहले, तो वहाँ पे जेल से क्रिमिनल्स के ऑपरेट करने की बड़ी ज़बरदस्त वहाँ पे प्रॉब्लम आई थी. उन दौरान ओमवीर जी वहाँ पे मेरे पास एसएसपी लॉ एंड ऑर्डर होते थे और हम लोगों ने मिल के सेल्यूलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है एक, आपको पता होगा, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ हमने एक टेक्नोलॉजी बनाई जिससे कि हम सेल कम्युनिकेशन विद इन द जेल प्रीमाइसेस को रेस्ट्रिक्ट कर पाते थे. उस पर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमने तैयार किया और उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को हमने नेशनल पुलिस एकेडमी में अपने एक प्रेजेंटेशन में दिया था. आज उस टेक्नोलॉजी पे काम करके उस स्टेशन ने, उस समय हमको 30 लाख रुपए लगे थे क्योंकि इंडस्ट्री ने सपोर्ट किया हमको, लेकिन उसको एक यूनिफॉर्म एक टेक्नोलॉजी सब जगह इम्प्लीमेंट हो जाए उसको लेकर के आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ही अच्छा एक नया, जो तिहाड़ में भी ये एक्सपेरिमेंट दोबारा रिपीट हुआ और अब वो आने वाला है. हम वी आर इन द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दैट. उससे क्या होगा, 2 चीज़ें होगी जो ओमवीर जी ने बताई. आपको आसपास के जो एरिया है, जो लोकल नेबरिंग एरिया है, उनको कम्युनिकेशन में उनको दिक्कत नहीं आएगी. वी विल रिस्ट्रिक्ट दैट. जैमर से क्या होता है, जैमर की टेक्नोलॉजी इट्स अ गुड टेक्नोलॉजी बट इट ऑल्सो इफेक्ट्स द नेबरिंग एरियाज. पास के एरिया को भी इफेक्ट करती है, तो लोगों की शिकायतें आनी शुरू हो जाती हैं जो कि सेल्युलर ऑपरेटर्स के लिए एक नई दिक्कत हो सकती है. तो वो उसको हम लोगों ने एड्रेस किया है इस नई टेक्नोलॉजी में और इंडस्ट्री ने खुद ही एड्रेस किया है. मतलब इंडस्ट्री को चूंकि ये सोल्यूशन देना था तो इंडस्ट्री ने ही अपनी तरफ से एक सोल्यूशन पे काम करके गवर्नमेंट को एक सजेस्ट किया है और वो काफ़ी एडवांस स्टेज में है और सभी जेलों में इम्प्लीमेंट होगा इंडिया में. तो ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ एक इन्फॉर्मेशन एंड दिस विल हेल्प रिस्ट्रिक्टिंग दैट menace. So I wrap it really quick, sir. Another thing, sir, you spoke about the transparency in the police department, sir. So I think recently, since SP headquarters is also over here, so I would put a question to him, sir. He had issued an order regarding all the officers who take their favorite blue-white boys along with them to the next posting. They should be sent back to their original, wherever they posted. But still, that order has not been complied as so far. So what is the reason that we're talking about accountability, we talk about transparency, but it should be on the ground level? You are right. Order has been issued like that, and compliance has been made. But if something is going on for a quite long time, immediately saying it that within next day this should happen affects the operational functioning of a unit also. Compliance will be made in a time-bound manner. It will be made, and compliance has been made. It's a work in progress. It will be done. And last, not but the least, sir. Amit, there are already 3-4 members who are pending, so you can ask your questions. We would like a better communication between police department and media. Our fellow colleagues have raised this issue. We have a communication barrier. We want to bridge that barrier so that there's a better communication and better, better information is being given to the public through media. आपका ये रेजोल्यूशन वॉइस वोट से पूरी सभा पास कर दी. CP Singh sir. And after that we will take 2 last questions. Ramesh Sharma sir and Keval Bharti. CP Singh sir. Functioning of police and functioning of press is the same. They all should be people friendly. The reform is also ongoing process. But जो थाना लेवल पे है, वहाँ पर कभी भी reform की माइक करो आगे मुंह पे. उसमें रिफॉर्म की बहुत जरूरत है और जैसा भी है
पे हमारी पूरी कोशिश है, हम जो लोअर लेवल पे पूरा वी आर ट्राइंग टू बेस्ट कि उनको सेंसिटाइज किया जाए, और जितने भी जो इसके लिए हम नो योर केस एक हम एक स्कीम भी चलाई है डीजीपी साहब की डायरेक्शन से, और ये हर वीक मतलब सैटरडे जो लास्ट सैटरडे होता है मंथ का उस पर हम चलाते हैं ताकि लोगों को मैक्सिमम इसमें सुविधा मिल सके। रमेश शर्मा यूएनआई से। नमस्कार सर। नमस्कार भाई। सर आपने बोला कि फार्मर एजुकेशन के बाद इमीडिएट बाद आप चंडीगढ़ आए और नालकिले की एक घटना हुई थी, तो वो घटना क्यों हो गई, और क्योंकि ये देश की प्रतिष्ठा का सवाल था और वहाँ पे लोग कैसे पहुँच गए, पुलिस क्या इसमें इनेक्टिव रही या एक्शन लेने में सफल नहीं रही या ऊपर से आदेश नहीं थे? एक मेरा सवाल ये है। दो मेरे प्रैग्मेटिक इशूज़ के ऊपर आपको एक सुझाव है सर। चंडीगढ़ इज़ ए ट्रांजिट प्लेस और यहाँ पे दूसरे राज्यों के जो ट्रैफिक यहाँ से निकलता है, हम लोग भी जब कभी गाड़ी चला रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि ट्रैफिक वाले जो हैं वो जैसे यूपी की गाड़ी आ रही है, कोई दिल्ली की गाड़ी आ रही है, दूसरे स्टेट्स की गाड़ी आती है, उनको वो रोके रखते हैं सर साइड में। तो ये चीज़ क्यों है सर? सभी देश के नागरिक हैं। और एक और बात सर, ट्रैफिक पुलिस वाले पेड़ के पीछे छुपे रहते हैं, इसकी वजह क्या है सर? आप तो सर दिल्ली से आए हैं, दिल्ली में आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली और मैं दिल्ली ट्रैवल करता हूँ फ्रीक्वेंटली, और दिल्ली पुलिस को देखा वो सामने खड़ी रहती है बिल्कुल। तो यहाँ भी वो पुलिस जो सामने खड़ी, सो दैट इट वुड बी डेटरेंट फॉर द वर्ल्ड। ठीक है। मेरा सर तीसरा है कि ये जो बुलेट वाले जो सब न्यूसेंस जो क्रिएट करते हैं, साइलेंसर जो निकाल के सेक्टरों में, आपके बीट कांस्टेबल भी सर उसके ऊपर कोई ज़्यादा ध्यान दे नहीं रहे हैं। कोई बीमार है, कोई पढ़ रहा है, कोई रात को जिसको नींद नहीं आती है तो उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, बच्चे तो उठ जाते हैं सर, ये हाल होता है। तो सर इन चीज़ों के ऊपर सर प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपके पहले सवाल के बारे में तो मैं अब नहीं कुछ कहना चाहूँगा, बिकॉज अब वो मामला ऑलरेडी हमारे परव्यू से बाहर है। तो और माननीय अदालत चूँकि ऑलरेडी उसका वो कर रही है। जहाँ तक एक्सपीरियंस का सवाल है, देखिए वो एक टफ दौर तो निकला है, आप सब मानेंगे, पुलिस के लिए भी निकला है। लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल करने के कई सारे तरीके होते हैं, उसके ऊपर काफ़ी विचार भी हो रहा है। तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको एक चीज़ जो हमने पूरे इस एक्सपीरियंस से सीखा है और जो हमने चंडीगढ़ में इम्प्लीमेंट किया है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये हमने एक पूरी कंपनी रेज की है चंडीगढ़ में, जो लॉ एंड ऑर्डर की स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग करके आरएएफ के साथ आई। उनको हम लोगों ने इसी मद्देनज़र तैयार किया था कि यहाँ पे फार्मर्स रजिस्ट्रेशन के मद्देनज़र अगर कोई ऐसी घटना होती है तो उसको वो अच्छे तरीके से टैकल कर ले। उसके जो पूरे कंपोनेंट हैं उनकी ट्रेनिंग आरएएफ के साथ कराई गई, रैपिड एक्शन फोर्स के साथ, और उनको वो सारी बातों का एनालिसिस भी कि ग्राउंड सिचुएशन कैसी है, किस तरह के लोग हैं, कौन से प्रोटेस्टर हैं, कितना फोर्स यूज़ करना चाहिए, इसकी पूरी एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग उनको दी गई है। 1 महीने का पूरा मॉड्यूल था जो चंडीगढ़ पुलिस ने बड़े सक्सेसफुली कंप्लीट किया, और जो फीडबैक आया है चंडीगढ़ पुलिस से भी और रैपिड एक्शन फोर्स से भी बहुत ही पॉजिटिव रहा, बहुत ही पॉजिटिव रहा है। तो जो आपका पहला कंसर्न था, उस एक्सपीरियंस को हम लोग अब कैसे और उसमें इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं, उसके बारे में ये मेरा आपसे शेयर करने का विचार था। दूसरी बातें जो आपने की, देखिए आज आपको पता है, मैंने उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं की, लेकिन शहर में 2000 कैमरे लग गए हैं, ठीक है, और सिस्टम ओरिएंटेड ट्रैफिक पुलिसिंग जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके हम चालान सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ई चालान सिस्टम आपने सुना भी है, आपने सबने कवर भी किया है। आज उसका एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सेक्टर 17 में ऑलमोस्ट बनकर के तैयार भी हो गया है। हम चंडीगढ़ में जब उसको लागू करेंगे तो ये जो चलानिंग सिस्टम है, जो आप फिजिकल चलानिंग की जो बात कर रहे हैं, वो वाली डिस्क्रिप्शन ही खत्म हो जाएगी। जब 2000 कैमरे आपके शहर के सभी इंपॉर्टेंट जंक्शंस पे रहेंगे तो ट्रैफिक को फिर सिर्फ खाली ट्रैफिक रेगुलेशन के लिए, मेन को हम रेगुलेशन के लिए यूज़ करेंगे, नॉट फॉर चलानिंग पर्पस, ठीक है। और वो ऑटोमेटिक चलानिंग सिस्टम है। अब जो कैमरे में कैप्चर होगा वायलेट करता हुआ, ऑटोमेटिकली उसकी गाड़ी चलान होगी। तो ये सिस्टम जब आ जाएगा तो आप इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखेंगे। और चंडीगढ़ शहर में, देश में एक ऐसा यूनिक शहर होने जा रहा है,
स्मार्ट पुलिसिंग के तहत, स्मार्ट कॉन्सेप्ट के तहत, जिसमें ये सिस्टम लागू किया जा रहा है। और वी विल बी द पाइनियर इन दिस। तो आप थोड़ा सा इंतजार करें। हाँ, ये जो दूसरी स्टेट्स के जो सर व्हीकल आते हैं उनको ये ट्रैफिक पुलिस वाले जो है घंटों खड़ा लेके वहाँ पे साइड में। मैं आपको यही कह रहा था कि हम जो चालान सिस्टम है ना, जो आपका कंसर्न है वो जनरल एड्रेस कर रहा हूँ मैं। और सर ये सिविलाइज सोसाइटी में सब बहुत अच्छा भी मैं आपको इसी पे एड्रेस कर रहा हूँ कि जब हम फिजिकल मैनुअल जो इंटरवेंशन है, जब उसको हम कम कर देंगे और सिस्टम ओरिएंटेड रखेंगे तो आप ऑटोमेटिकली ये सारे सिस्टम इंप्रूव हो जाएंगे। इसलिए मैंने सिस्टम की बात की है। केवल भारती सर बड़ी अप्रिशिएबल है। इसके साथ साथ जो चैलेंज है, मेरे साथी ने बात की है, ये कोविड के बाद सुखना लेक के ऊपर जो ट्रैफिक का इसमें कंट्रोल है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है जी। और हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है उसकी हालत ये हो गई है कि उसको भी संभालने में इतना मुश्किल हो रहा है। जो एंट्री पॉइंट है सेक्टर 3, 4 और सुखना लेक की तरफ जो एंट्री पॉइंट है उनमें लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है। उनको कहते हैं घूम के ऊपर से आओ अपनी तरफ से जी। या तो वो फिर सीएम ऑफिस हाउस से आते हैं होंगे या फिर ये हाई कोर्ट का वहाँ से घूम के आते हैं। ये शॉर्टकट जो है बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया है। वो ट्रैफिक जो वहाँ पर बढ़ रही है, खासकर इसके अलावा जो पार्किंग है लोगों के लिए गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए पार्किंग है। ये जो आपका कंसर्न है ये मेरा भी कंसर्न है, क्योंकि मैं भी एक अफेक्टेड पार्टी हूँ। मैं जिस सेक्टर में रहता हूँ मेरे घर के आसपास ही बड़ी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, तो जब मेरी भी गाड़ी निकलती है तो बड़ी मुश्किल से निकलती है। आपको मैं इस पे 2 चीज़ें बताना चाहूँगा। सुखना लेक और उसके आसपास चंडीगढ़ बड़ा इवेंटफुल हो गया है। वो नया बर्ड पार्क भी आ गया है, उसके साथ में सुखना लेक में भी आजकल काफ़ी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। और जब से ये कोविड खुला है, पोस्ट कोविड सिचुएशन में ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक एकदम सडनली बढ़ा है, जो सब लोगों ने नोट किया है। तो उसकी वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, चूँकि वो रास्ता वीआईपी एरिया में भी जाता है, गवर्नर हाउस की तरफ भी जाता है, तो वहाँ थोड़ा सा हमको ट्रैफिक के नए सिस्टम को सोचने की ज़रूरत है। 1 वे ड्राइव करने को इंट्रोड्यूस करने को, या फिर एक लेन सिस्टम को, कुछ ऐसा हमको करना पड़ेगा, डेडिकेटेड सिस्टम, जिससे कि थोड़ा ट्रैफिक आराम से चलता रहे वहाँ पे। अभी वहाँ पे जो ये जितने सारे इवेंट्स हो रहे हैं उसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और एट द सेम टाइम जैसा आपने कहा, मैं 100% एग्री करता हूँ, और ये इट्स अ सिविक प्रॉब्लम, हमारी ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ ट्रैफिक पार्किंग के डेजिग्नेटेड प्लेसेस बहुत कम हैं। तो लोग अब क्या कर रहे हैं कि इवन सेक्टर्स के अंदर वाली सड़कों पे भी गाड़ियाँ पार्क करके जा रहे हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी लोगों को असुविधा हो रही है। और इन सेक्टर्स में, खास करके जिस सेक्टर्स में, उसके आसपास के जितने भी सेक्टर्स हैं, सुखना लेक के आसपास के सेक्टर्स, उनमें आप देखेंगे पार्क्स जो हैं, पब्लिक पार्क्स, उनको पार्किंग के लिए अब यूज़ किया जा रहा है। अगर आपने देखा होगा कभी, आप सैटरडे संडे को आप जब जाते होंगे उधर, तो देखते होंगे कि पार्क्स में पार्किंग हो रही है। तो ये बड़ी जेन्युइन सी प्रॉब्लम है। शहर को मल्टी लेवल पार्किंग के बारे में अब सोचना चाहिए, मेरा ऐसा विचार है। और मैं ऐसा एक सुझाव भी दूंगा कि जहाँ पे अंडरग्राउंड पार्किंग या बेसमेंट पार्किंग या मल्टी लेवल पार्किंग जगह जगह पे बनाने की ज़रूरत है, जहाँ पे कि हम इसको एड्रेस कर सकें। अब हम उनको रोड पे खड़े करके नहीं छोड़ सकते। तो ये एक सोल्यूशन है और इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। मैं आपसे पूरी तरह वाकिफ़ हूँ और मैं आपसे एकदम बिल्कुल इस बात पे सहमत हूँ कि जो आपने कहा है उस प्रॉब्लम को हम सब महसूस कर रहे हैं। Thanks to DGP sir and all the police officers who came here, and इसी के साथ अब इस मीट द प्रेस का खत्म करते हैं और लंच की शुरुआत सभी मेंबर्स। मैं ख़त्म करने के पहले राजेंद्र आपसे बस एक मिनट लूँगा। मैं एक बार फिर से सभी प्रेस के जितने भी हमारे साथी हैं यहाँ पे, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने बुला करके हमारी पूरी चंडीगढ़ पुलिस का इतना मान सम्मान बढ़ाया है। विशेष तौर पर नलिन जी का, राजेंद्र जी का और आपकी सभी टीम का, सौरभ का।